इस प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालय में जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के वार्षिक उत्सव में उपस्थित हमारे बीच डायस पर बैठे हुए इस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री केशवराव बराकुला जी, हमारे बीच बैठे हुए सुबीर कुमार सहायक प्रधानाध्यापक, श्री शुभम श्रीवास्तव, श्री शांतनु चौबे और श्रीमती प्रिया विजया जी, और इस कक्ष में उपस्थित सारे प्यारे विधि के विद्यार्थी, मैं आप तमाम लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूं कि आपको इस विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। आज सही मायने में इस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय का महत्व हमारे राज्य के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। और आप अगर वास्तविकता पर जाएंगे तो जब एकीकृत बिहार में हम सारे लोग थे, उस समय विशेष करके विधि के विषय पर पढ़ने का संस्थान जो वर्तमान के झारखंड राज्य है बहुत ही कम था। इसलिए विधि के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का जो रुझान था, पढ़ने में कठिनाई के कारण नहीं पढ़ पाते थे, नहीं आ पाते थे। लेकिन राज्य निर्माण होने के बाद कई ऐसा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और विश्वविद्यालय स्थापना होने के क्रम में सारे विभागों का अध्ययन, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे विधि हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तमाम विषयों पर अध्ययन का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। और जैसे कुलपति महोदय हम लोगों के बीच में इस बात को रखने का प्रयास कर रहे थे कि इनका 13वां साल यहाँ पर बीत गया, अब आने वाला समय में हम लोग 14 साल में प्रवेश कर रहे हैं। यानी दूसरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम अभी एडोलेसेंस स्टेज में ही हैं, अभी यंग स्टेज में प्रवेश नहीं किया है और प्रौढ़ अवस्था में जाने में भी हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इतना बात तो निश्चित है कि इनका जो एडोलेसेंस स्टेज का जो एक्टिविटी है, ये आने वाला समय को बतलाता है कि जब प्रौढ़ अवस्था में हम लोग प्रवेश करेंगे तो विधि के विषय में हमारे राज्य और ज़्यादा अव्वल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस कार्यक्रम में जैसे कि मेरा जानकारी है कि मुझे बताया गया है कि ये कार्यक्रम पॉलिसी मेकिंग पर आधारित है, जिसमें छात्र मानवाधिकार के ऊपर पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं। तो सही मायने में आप लोगों ने जिस टॉपिक्स को चुना है, मानवाधिकार आयोग का, ये अपने आप में एक व्यापक विषय है। विधि, विधान, विधाता, सारा शब्दों को अगर आप हिंदी में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो मिला जुला के करीब करीब एक ही जगह आएगा। और जब नैसर्गिक न्याय के क्रम में इन विषयों पर अध्ययन करेंगे तो देखिएगा कहीं कहीं जस्टिस भी हुआ है, कहीं कहीं इनजस्टिस भी हुआ है। जहाँ जस्टिस हुआ है वहाँ तो लोग चुप हैं, जहाँ जस्टिस नहीं हुआ है वहाँ विधाता को कोसते हैं कि विधाता हमको इसी तरह भेजे हैं जिसके चलते आज, इस विधान के चलते आज हम पीछे पड़े हुए हैं, हम समाज के मुख्य धारा से काफी बिछड़े हुए हैं। इस तरह का विषय हमेशा इस विधि के विषय में आता है। मेरा विशेष करके मानना है कि ऐसे कार्य करने के लिए आप जिस विषय को चुने हैं ये तो व्यापक है, लेकिन इस व्यापक विषय में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड
और इंटरेक्शन ऑफ द लोकालिटी। लोकालिटी कहने के मतलब हर तबके के लोगों के बीच में रहेगा, और इसका अगर कीन ऑब्जर्वेशन आप अगर करेंगे तो हमको लगता है कि आप जिस विषय को चुने हैं इस विषय में और आगे चलने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कॉलोनी में हों, जिस कॉलोनी में खाली संपन्न वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, और उन्हीं को लेकर के आपने अपना अध्ययन को प्रस्तुत करेंगे तो हमको लगता है कहीं ना कहीं आपके अध्ययन में कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए मैंने इस बात को आपके समक्ष रखने का काम किया कि आपका अध्ययन हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ इसका रोशनी जाना चाहिए, तभी हम इस विषय को और संतुलित ढंग से करेंगे। और यह भी बात सही है, आज हमें देश आज़ाद होने का इतना दिन अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, होने के बाद भी हम मानवाधिकार आयोग को भी संपन्न और संतुलित नहीं कर सकते हैं। और संपूर्ण और संतुलित नहीं कहने के क्रम में आपके जैसा विश्वविद्यालय में इन विषयों में गहन अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि आपका रुचि, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपका प्रवणता इन विषय को अध्ययन करने में है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाला समय में लोगों को नैसर्गिक न्याय मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आप अपने बुद्धिमत्ता को, इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करने के लिए समाज के विभिन्न सेक्टर में जाकर के आपके द्वारा जो ज्ञान आहरण किया गया है उस ज्ञान के रेटिंग स्केल के माध्यम से उसका असेसमेंट करने की आवश्यकता है। और अगर उस ज्ञान के माध्यम से आप चिंतन मंथन करेंगे, उनको असेसमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे वैसे होनहार विद्यार्थी हैं जिनके दिमाग में एक ऐसा चीज आएगा जो आने वाला समय में दूर दूर तक हमारे समाज को और ज़्यादा उत्साहित करने का भी काम करेगा और समाज को और ज़्यादा जस्टिस भी मिलने का काम होगा। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, कानून निश्चित रूप से अगर हम बोलें कि मूलतः कॉमन सेंस पर आधारित होता है, तो हमको लगता है यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप देखे होंगे कि जब हम लोग ग्रामीण स्तर से या पारिवारिक स्तर से जब अगर विचार में बैठते हैं किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी टॉपिक्स को लेकर के, तो आप देखेंगे कि उसमें जो पंच परमेश्वर बैठते हैं वो लोग आपके जैसा लॉ यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड नहीं है, साधारण ज्ञान रखने वाला है, लेकिन विचार जजमेंट को इतना सुंदर देता है कि उस परिवार को, उस समाज को, उस गांव को जो इसके चलते उत्पन्न होने वाला समस्या था उस समस्या से निजात मिलता है। इसीलिए हम इस विषय को कह सकते हैं कि यह भी एक कॉमन सेंस की ही बात है कि आपका दिमाग, आपका सामान्य ज्ञान, साधारण ज्ञान जितना इस विषय पर काम करेगा, हम समझते हैं जजमेंट उतना ही पुष्ट होगा, उतना ही हेल्दी होगा। इसलिए कॉमन सेंस का भी आवश्यकता है। और जब ये कॉमन सेंस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो ही कानून का रूप लेगा, तो समाज में एक जनरलाइज हो जाएगा कि नहीं, ऐसे करने से ऐसे होता है। आपको देखते देखते ये कॉलोनी में विस्तृत होगा और ये कानून का रूप लेगा और हम सब लोग इसको पालन करेंगे। और हम समझते हैं इस तरह से करने से हमारा समाज को आपेक्षिक लाभ मिलेगा। आप चूंकि कानून के छात्र के रूप में आप सभी छात्र, सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि सामाजिक व्यवस्था और नियमों को तार्किक रूप से देखें। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि नियम अंतिम नहीं है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी होता है कि जो नियम आपके समक्ष रखा हुआ है उससे इतर भी हट करके आपको निर्णय लेने का आवश्यकता होता है। उस समय हम लोग नियम को ही पकड़ के चलें
तो कभी कभी हम लोगों से भूल हो बैठता है। इसीलिए मेरा एक कोटेशन भीमराव अंबेडकर जी का आता है, जिन्होंने कालजयी भाषण के रूप में संविधान कक्ष में अंतिम समय में दिए थे। वो यह है कि आई हैव ऑफन इन द कोर्स ऑफ माई प्रैक्टिस टोल्ड द प्रेजाइडिंग जज इन एवरी emphatic terms that I am bound to obey his judgment, but I am not bound to respect it. This is the liberty which every lawyer brings in telling the judge that his judgment is wrong, and I am not prepared to give up that liberty. ये भी एक विषय है, और हम समझते हैं उस समय से लेकर के आज तक अगर इस विषय पर आप आलोचना करेंगे तो आपको इसी तरह का दृश्य आपके सामने आएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक चरवाहा, हम लोग गए थे गुजरात के प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का बैठक था, तो वहाँ कोविद साहब थे, हम लोगों का कोविद साहब थे ना राष्ट्रपति। तो उन्होंने कहानी हम लोगों को सुनाया। वो कहानी इस प्रकार था कि एक बार गांव में कई चरवाहा मिल करके मवेशी को चराने के लिए गांव में जाते हैं। जाने के क्रम में चरवाहा में लोगों को लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होने के क्रम में वो चरवाहा एक पत्थर के चट्टान पर बैठ करके इन लोगों के बीच का समस्या को सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। जब गांव में सारे चरवाहा आए और इस विषय को अपने परिवार के साथ शेयर किया, शेयर करने के क्रम में बोला, लड़का तो बहुत अच्छा विचार किया है तो चरवाहा, लेकिन इनका फैसला, इनका जजमेंट तो बहुत ही सुंदर है, ये तो समाज के लिए ग्रहण योग्य है, एक्सेप्टेबल है। इस बात फैलते गया, और फैलने के क्रम में गांव में जो भी झंझट हो, गांव के बाद बगल के गांव में, इस तरह से पूरे लोकेलिटी में एक बात प्रतिध्वनित होने लगा कि फलाना आदमी बहुत ही सुंदर जजमेंट देते हैं। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी रहते हैं, उन लोगों के दिमाग में लगा ये साधारण सा व्यक्ति जो चरवाहा का काम करता है और इतना सुंदर विचार कैसे कर लेता है जो लोगों को मान्य होता है। तो लोगों ने पता लगाया कि वो चरवाहा एक चट्टान पर बैठ करके फैसला करते थे, और वह चट्टान जो हमारे देश के बहुत न्यायप्रिय राजा थे विक्रमादित्य, वो भी उस चट्टान पर बैठ करके राज्य के विधि व्यवस्था तमाम चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सारे लोग पब्लिक लाइफ में इंटर करेंगे और देश के और राज्य के विभिन्न न्यायालयों में या तो जुडिशियरी का भूमिका निभाएंगे और नहीं तो वकील साहब का भूमिका निभाएंगे, तो वो जो कुर्सी आपको मिलेगा वो भी इसी तरह राजा विक्रमादित्य का छोड़ा हुआ चट्टानी होता है। उसमें बैठने के बाद आप किताब के माध्यम से कानून के विशेष पहलुओं से और टेक्निकल बारीकियों से अवगत होने के बावजूद भी उस समय स्वतंत्र निर्णय देने की जो क्षमता, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम जानते हैं न्याय है, लेकिन न्याय भी कभी कभी ऐसा होता है, उसमें भी पार्शियलिटी होता है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और पार्शियलिटी होने के क्रम में कभी एक बेंच से दूसरे बेंच, दूसरे बेंच से दूसरे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय तक भी वही मामला जाता है, फिर अंतिम में फैसला निकलता है। तो ये सब तो प्रक्रिया है। तो इसका मतलब यह है कि न्याय देने का जो सत साहस आप तमाम लोगों के अंदर में होगा, और मैं समझता हूं तभी समाज के लोगों को जो विधान आपके कानून की किताबों में लिखा हुआ है उस विधान से फायदा मिलेगा। हम लोग कभी कभी आज के प्रैक्टिस जीवन में देखते हैं, क्या हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस जीवन में, ये भी देखते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे वैसे मुकदमे हैं जो वर्षों वर्ष तक लोग परेशान हैं, मुकदमा का निराकरण हो नहीं रहा है। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से फिर तीसरे कोर्ट, इस तरह होते होते उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का समय बर्बाद हो जाता है, नहीं मिल पाता है। लोग स्वाभाविक तौर से निराश हो जाते हैं। कानून के प्रति जो उनका आस्था और विश्वास है वो कभी कभी लोग दिग्भ्रमित होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने जो उत्तरदायित्व है
इस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कहीं कोताही बरता, और जिसके चलते लोगों को कानून के प्रति जो रुचि है, कानून के प्रति जो विश्वास है, कानून के प्रति जो आस्था है, इसमें कमी आ रहा है। आप चूंकि यूनिवर्सिटी से निकल करके अपने प्राइवेट लाइफ में इंटर करेंगे तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाला समय में हमारा देश का न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हमें इन तमाम विषयों पर, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और तभी हम सोशल जस्टिस कर सकते हैं, हम नैसर्गिक न्याय दे सकते हैं। हम विभिन्न तबके के आदमी, एक तो आप, यह भी बहुत वास्ट विषय है, इस विषय में भी चर्चा करने के लिए हमको लगता है काफ़ी वक्त की आवश्यकता हो जाता है कि आप अब प्रकृति के निर्माण के क्रम में भी आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको समानता नजर नहीं आएगी। कोई तो, सारे लोग, हम लोग हेट्रोजीनियस इन नेचर है। कोई गरीब परिवार से आते हैं, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोई ऊंचे परिवार से आते हैं, संपन्न परिवार से आते हैं, और फिर हम लोगों को जब एक जगह बैठाया जाता है तो हम लोगों के बीच में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव होता है। और कभी कभी ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है, वो आने वाला समय में प्राइवेट लाइफ में जब आप इंटर करेंगे तो ये सब विषय आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है, और आप लोगों के अधिकार के बारे में, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आएंगे। मैं समझता हूँ हमारा जो नागरिक होने के नाते जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स के प्रति ध्यान रखेंगे, और फंडामेंटल राइट्स से कोई भी व्यक्ति, चाहे सामाजिक स्तर से किसी भी तबके में पैदा हो, किसी भी अर्थनीति में पैदा हो, उनको उनका जो मौलिक अधिकार है उन्हें प्राप्त हो। इसके लिए आपको मन के अंदर में ठानना पड़ेगा, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर इस चुनौती को आप स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा, नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप 10 आदमियों में से एक आदमी निश्चित बनेंगे। देश और दुनिया आपको याद करेगा। इसी शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए हम अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय।